हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये आता है पार्ट 4 में। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 3 में कल हमने करा है फंडामेंटल राइट। और पार्ट 4 में है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था याद है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फिर ऑब्वियस सी बात है, अब 36 से स्टार्ट होगा तो 36 से 51 तक डीपीएसपी है। इसको फुल फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलो कुछ बातें करते हैं डीपीएसपी के बारे में। देखो, डीपीएसपी है क्या, मतलब इसको क्यों लाया गया? ये डीपीएसपी एक टाइप ऑफ अ डायरेक्शन है। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने एक तो फंडामेंटल राइट उन्होंने दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ उन्होंने डीपीएसपी में भी कुछ आर्टिकल्स लिखे कि इन फ्यूचर ऐसा हमारा देश होगा। इसको एज ए आइडियल सोसाइटी कह सकते हो। मतलब इसमें जो भी आर्टिकल्स है अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया सारा तो एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगा। ठीक है, एक इसमें हर चीज़ एकदम बेटर बेस्ट फॉर्म कह सकते हो वैसा हो जाएगा। एक एग्जांपल समझो कि देखो, तुमने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और तुम्हारे पास है मेन्यू। तुमने लिखा कि ये चीज़ें होंगी। उसमें से कुछ महंगी चीज़ें भी थी, कुछ सस्ते चीज़ें भी थी। तुमने अपने मेन्यू में लिखा कि ऐसे ऐसे मैं अपने होटल में रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें रखूँगा, ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास अभी उतनी पैसा नहीं है कि अब हर चीज़ तुम ऐसा अवेलेबल करा दो। तो तुमने कुछ चीज़ें अब रख तो ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी अच्छी जो तुमने नहीं रखी, मतलब उसको अभी यूज़ में नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन उसको यूज़ करोगे इन फ्यूचर। उसको एज अ आपने एक लिस्ट बना कर रखा है कि हम इसे एज अ फ्यूचर इसे यूज़ करेंगे। जब हम अपग्रेड होंगे धीरे धीरे तो हम जब हमारे पास इनकम आएगा, पैसा आएगा, तो हम उससे भी इस चीज़ को भी धीरे धीरे लाएंगे बाहर और इसको भी यूज़ करेंगे। तो इसको भी ऐसे समझो कि एक लिस्ट है एक टाइप का। अभी उतने गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं कि डीपीएसपी को भी वो एकदम फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करे कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो डीपीएसपी लाने के लिए मतलब उतना भी सोर्स नहीं है, उतना इनकम नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसलिए डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट में नहीं डाला गया है, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट अगर वायलेट कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो वायलेट करता है तो। लेकिन अगर डीपीएसपी कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं जा सकते हो, वो जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट है। और डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट तो वैसे आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी थोड़ा इसको कह सकते हो क्या इंस्पिरेशन लिया गया। क्योंकि उस वक्त भी जो यहाँ पे जो हमारे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में ऐसी कुछ चीज़ें लिखी थी जो डीपीएसपी से रिजेंबल कर रही हैं। तो कह सकते हो वहाँ से भी थोड़ा इंस्पिरेशन लिया गया, लेकिन पूरी तरीके से कंसेप्ट ये लिया गया है डीपीएसपी का आयरलैंड से, ठीक है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट में कल हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट क्या इंश्योर करता है, क्या इस्टेब्लिश करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो वहीं पे डीपीएसपी क्या इस्टेब्लिश करता है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। मतलब सोसाइटी को एक अच्छा बनाने के लिए डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स हैं उससे तुम्हें पढ़ोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि इससे तो सोसाइटी अच्छा हो जाएगा अगर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और इस पर भी फंडामेंटल राइट की तरह ही इसको ट्रीट किया जाए, मतलब वैसा ही हो जाए, तो सोसाइटी एकदम आइडियल एकदम बेस्ट वाला बन जाएगी वर्जन, ठीक है। अपने आर्टिकल्स जब पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा फील आएगा। और हाँ, कुछ बातें और, डीपीएसपी को नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कुछ स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, उसको याद रखना। नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? BR अम्बेडकर जी ने कहा था नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को। और डीपीएसपी को एक चीज़ और कहा जाता है, कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे ये गलत हो गया। कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना। और एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा गया था?
ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट में। एक सेकेंड, आई थिंक जो भी इंट्रो पार्ट था उसको मैंने बोल दिया है, ये पार्ट 4 में है। और हाँ, इंट्रो पार्ट तो मैंने बोल दिया। चलो अब आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल 36 आर्टिकल में क्या लिखा? डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 याद करो, आर्टिकल 12 में क्या था? डिफिनेशन ऑफ स्टेट। तो दोनों सेम ही है, आर्टिकल 12 में भी डिफिनेशन ऑफ स्टेट था, आर्टिकल 36 में भी है, और सेम ही है। आर्टिकल उसमें भी वही था, डिफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या था? जो स्टेट, लिटरली जो स्टेट एमपी यूपी वो स्टेट तो होगा ही, पार्लियामेंट हो जाएगा, फिर एलआईसी और स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, है ना, यूटीज, लोकसभा, राज्यसभा, लोकल बॉडीज, ये सब आ रहे थे स्टेट में। डिफिनेशन ऑफ स्टेट में बहुत लंबा स्कोप है, इसमें आएगा इसमें क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आएगा ये कौन कौन से डिफिनेशन तो स्टेट के अंदर हमें आता है, तो ये बहुत बड़ा इसका लिस्ट है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सेम यहीं पे आर्टिकल 12 वाला जो पढ़ी याद किए हो वही, आर्टिकल 36 वही सेम, स्टेट का डिफिनेशन सेम, पार्लियामेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट, एवरीथिंग। आर्टिकल 37 में क्या है? नॉन जस्टिफिएबल इन कोर्ट। अब हमने कहा था अभी कि फंडामेंटल राइट है लेकिन डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी अगर कोई वॉलेट करता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोई कंप्लेन विप्लेन कुछ नहीं कर सकते हो। आर्टिकल, हम इसे ट्रिक से भी याद करेंगे, डोंट वरी। आर्टिकल 38 में क्या? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर। स्टेट का ये काम है कि वो सिक्योर करे सोशल ऑर्डर। क्यों? ताकि लोगों का कल्याण हो सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशल ऑर्डर एक सिक्योर करे, वो स्टेट का ये काम है, स्टेट का, ताकि फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि लोगों के कल्याण के बारे में, कल्याण से रिलेटेड, लोगों का कल्याण हो इससे रिलेटेड आप काम करो, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में ये बड़ा आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 39 में 6 आर्टिकल्स आते हैं, मतलब 6 पॉइंट है। आर्टिकल 39 में 6 पॉइंट है। इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, मतलब सबको इक्वल राइट मिलेगा ताकि उसका जो लाइवलीहुड है वो अच्छे से चले। इसका मतलब क्या है कि सबको काम मिलेगा, है ना, सबको काम वाम मिलेगा तभी तो उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको काम मिलेगा, ये होगी। दूसरे में क्या? इकोनॉमिक जस्टिस होगा। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इकोनॉमिक, पैसे के बेसिस पे। इसका मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब हर लोगों के पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी एक के पास नहीं रह जाएगा। तो किसी एक वाला ये दूसरे लाइन में आता है, मतलब हर लोगों के पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। तीसरे में क्या है? नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये मतलब किसी एक के पास पैसा कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रह जाएगा, जैसे कि अंबानी है और जो अमीर है वो अमीर ही रह गया, पूरा पैसा उसी के पास है, गरीब के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ये नहीं होगा कि अमीर के पास पूरा एकदम पैसा कंसंट्रेशन फॉर्म में, एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, तो मतलब गरीब के पास भी मिलेगा, अमीरों को भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे होगा। ये नहीं कि अमीर को ही पैसा मिलते जा रहा है, गरीब को नहीं मिलते जा रहा है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे होगा इक्वल वर्क के लिए। अगर कोई काम कर रहा है सेम काम, अगर कोई बंदा कर रहा है तो सेकंड बंदा अगर सेम ही काम कर रहा है तो दोनों को इक्वल पैसा मिलेगा। अगर सेम मेहनत, सेम काम, सेम टाइम है तो इक्वल पेमेंट भी मिलेगा। एंड सेम फॉर मेल एंड फीमेल है। अगर कोई ये भी जेंडर इक्वलिटी, यहाँ पे इनइक्वलिटी भी नहीं होगी, लेकिन होती तो है, इन रियलिटी होती है ना, सबको पता है होती है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मेल किसी काम को कर रहा है, फीमेल सेम काम को कर रही है, सेम टाइम के लिए, सेम एनर्जी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ, तो सेम ही पैसा भी मिलेगा। लेकिन होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। हेल्थ स्ट्रेंथ, इस सब पे हेल्थ स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन की अपॉर्चुनिटी, चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। चिल्ड्रन को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ताकि उनको हेल्दी मैनर में उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, उनको एजुकेशन मिलेगा और हेल्दी खाना, ये सब चीज़ें मिलेगी उन्हें। ये आर्टिकल 39 में सब कुछ लिखा हुआ है। ट्रिक से कराएंगे, डोंट वरी। ट्रिक तो बहुत ज़रूरी है, ट्रिक ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा।
एग्जाम में तो ट्रिक ही काम आता है। आर्टिकल 39A में क्या है, वो 39 था, ये 39A है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसको ए से याद रखना, ए से एड। इक्वल जस्टिस मिलेगा, फ्री लीगल एड मतलब कि सबको बराबर जस्टिस मिलेगा। और फ्री लीगल एड का मतलब क्या है कि समझो कि अगर क्रिमिनल है कोई, मतलब किसी पे मुकदमा चल रहा है और इतना गरीब है, मतलब कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो लॉयर ये सब हायर कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, जस्टिस अपने आप को दिलवा सके, तो गवर्नमेंट उसको फ्री में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी। ऐसा होता है, गवर्नमेंट उसको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। तो हाँ, तो ऐसा फ्री लीगल एड तुम्हें, सब कुछ तुम्हें फ्री में मिलेगा, लॉयर वगैरह एवरीथिंग। तो इक्वल जस्टिस होगा, फ्री लीगल एड भी दिया जाएगा। लेकिन ये सब अभी फंडामेंटल राइट नहीं है कि ऐसा मांग ही सकते हो, नहीं मांगोगे तो चले जाओगे, मतलब कंप्लेन कर दोगे। फंडामेंटल राइट नहीं है, सब DPSP में है। ओके। आर्टिकल 40 में पंचायत है, सबको पता है पंचायत, आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, सबके पास काम का अधिकार होगा, एजुकेशन का अधिकार होगा, पब्लिक असिस्टेंट का अधिकार होगा। आर्टिकल 42 में क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी लीव। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मतलब जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए, नहीं कि गंदा में, कूड़ा कचरा में, कैसे में भी काम कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ का कंडीशन एवरीथिंग सब कुछ हाइजीनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और 42 में ही एक और चीज़ है, मैटरनिटी लीव, मतलब अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उन्हें वो छुट्टी मिलेगी, अगर उन्हें छुट्टी चाहिए तो, मतलब ऑब्वियस सी बात है चाहिए होती है, तो उन्हें वो छुट्टी मिलेगी, और वो भी पेड लीव मिलेगी। ये नहीं कि आपने 1 महीने की छुट्टी की है, 2 महीने की छुट्टी की है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पेड लीव मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे। और अगर न्यू बेबी है एकदम कह सकते हो एकदम 1-2 डे जैसा, तो अगर उन्हें पालने के लिए भी अगर उन्हें छुट्टी चाहिए है तो वो भी उन्हें पेड लीव्स मिलेगी। तो ऐसा मैटरनिटी लीव प्रेग्नेंट वुमेन को ही मिलती है। और बच्चे को ऐसा बड़ा करने के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 43 में क्या, एस्टैब्लिश्ड वेग्स, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कॉटेज इंडस्ट्रीज में 3 चीज़ें हैं। वैसे याद रखो, ये वेग्स को इस्टेब्लिश किया मतलब अब सिर्फ काम ही तो नहीं करवाएंगे ना, अब पैसा भी सबको देना। आप काम करवा रहा है 18 घंटे, पैसा दे रहे हो 3 घंटे के हिसाब से, तो ये भी एक सैलरी इस्टेब्लिश करने के लिए कि 18 घंटे काम कर रहे हो तो इसका इतना सैलरी एटलीस्ट तो तुम्हें देना है। तो ऐसा वेग सैलरी वेग में सैलरी को इस्टेब्लिश किया। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो डिसेंट हो, अच्छा हो। कॉटेज इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट, ये आर्टिकल 43 में याद कर लेना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्री कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल 43A में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्रीज को मैनेजमेंट करने में, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा, बस इसमें ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 43B में प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स को ऐसा प्रमोट करना, इस पर हम बाद में आते हैं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब क्या है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल है, सबके लिए कानून बराबर होगा, ठीक है, सबके लिए कानून बराबर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून बराबर होगा। आर्टिकल 45 में क्या है, फ्री एंड प्रमोटिंग कंपलसरी एजुकेशन टिल 6 ईयर्स, मतलब सबको मतलब फ्री एजुकेशन मिलेगा और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा 0 से लेकर 6 साल के बच्चे तक, 0 से लेकर 6 साल के बच्चे तक। 46 में क्या है, प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर SC ST एंड वीकर सेक्शन। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्रमोट करना SC और ST और वीकर सेक्शन को, ठीक है, ताकि उनको ऐसा सोसाइटी में उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको भी बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए एजुकेशन उन लोगों को भी प्रोवाइड करवाना। 47 में क्या, न्यूट्रिशन, अच्छा खाना पीना, एवरीथिंग न्यूट्रिशन से रिलेटेड। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, दारू वगैरह को नहीं उसको प्रोहिबिशन मतलब रोकथाम, तो उस पर रोक लगाने के लिए। 48 में क्या, एनिमल हस्बेंड्री मतलब वही एनिमल का जो ऐसा एनिमल पालन पोषण करना। नो स्लाउटर ऑफ काउस को नहीं मारना, ठीक है, नो स्लाउटर, काटना वाटना नहीं, काउस को मारना नहीं।
आर्टिकल 48 में क्या है, प्रिजर्व इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। 49 में क्या है, प्रिजर्व करना मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स जो ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब मॉन्यूमेंट्स है, तो ये सबको प्रिजर्व करना है। 50 में क्या है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने लो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो कब क्या होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे में ऐसे भिड़े रहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का क्या काम है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी का क्या काम है कि कानून बना तो उसको चेक करना कि वो मतलब फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू हमने 13 में पढ़ा था ना, आर्टिकल 13, तो वो करता है, वो अगर वो उसके खिलाफ जाता है तो उसको वो नल एंड वॉइड कर देगा। तो क्या होता है कि लोग लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाया, जुडिशरी उसको देखा कि नहीं ये तो सही नहीं बनाया, उसको काट दिया, अब बोले आज से ये होगा। तो क्या बोला इसने, आज से ये होगा, मतलब जुडिशरी क्या कभी कभी करता है, लेजिस्लेचर का काम कर देता है, आज से ये होगा, और बना भी दिया और होगा, मतलब इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मतलब एग्जीक्यूटिव का भी वो काम कर देता है कि आज से ये होगा और बस यही होगा। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है। तो वैसे तो अलग अलग है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ये लोग एक दूसरे में ऐसा भिड़ जाते हैं। तो वैसा है कि इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट होगा, लेकिन कभी कभी ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे अभी कहा हमने कि वो जुडिशरी कोई लॉ को बोलता है आज से ऐसा होगा, तो फिर कर दिया ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का काम था, ये होगा करने वाला, सबको बताने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, लेकिन जुडिशरी नहीं कर दिया इसको, तो इसलिए आर्टिकल 51 में क्या, आखिरी में एकदम शांति चाहिए, ठीक है, आखिरी में सबको ज़िंदगी में आखिरी में शांति चाहिए। तो ये इसको भी डीपीएसपी को भी आखिरी में शांति चाहिए, तो प्रमोट क्या करना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, वो सब चीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है। चलो अब इसको देखते थोड़ा टेरिक से, एक सेकेंड हम लिखते हैं टेरिक। एक चीज़ छोटी क्या, ये न्यूट्रिशन और प्रोविजन ऑफ लिकर था, तो ये आर्टिकल 47A में है, ठीक है, इसका सब क्लॉज आर्टिकल 47A में है, और प्रोविजन ऑफ लिकर आर्टिकल 47B में है, इसको लिख लेना, आर्टिकल 47A में न्यूट्रिशन, आर्टिकल 47B में प्रोविजन ऑफ लिकर। आई होप सब कुछ हो गया होगा। चलो, और 39 में तो बता ही दिया हमने सब कुछ, इसमें टोटल इसमें आएगा, इसमें तुम भले ही सारा ना याद कर, सारा तो याद कर ही लेना, ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये मतलब ये आ सकता है कि आर्टिकल 39 में टोटल कितने पॉइंट है, तो 6 याद रखना। ये सब चीज़ों में से किसी एक को उठा के दे सकता है कि ये आर्टिकल मतलब कौन आर्टिकल 39 में कौन है, लेकिन ये कम चांसेस है कि ये पूछ ले कि ए में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, ये कम चांसेस है, लेकिन फिर भी इसको हम ट्रिक से याद कराएंगे, डोंट वरी, याद हो जाएगा, सीक्वेंस में याद हो जाएगा, पहले कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, ठीक है। चलो तो फिर 39 को याद करते हैं। 39 को याद करने का एक तरीक है, क्या है, LDC PHC, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने तुम्हें ये फुल फॉर्म बताया इसको, ठीक है। LDC PHC से याद करना, 6 हो गया ना, LDC PHC, उससे L से लाइवलीहुड, ठीक है, दूसरा पेन लेने दो हमको, L से लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन वाला याद करना, D से डिस्ट्रीब्यूशन, C से कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, C से कंसंट्रेशन कीवर्ड उठाओ, P से पे, H से हेल्थ, और C से चिल्ड्रन, LDC PHC, LDC PHC, ठीक है, याद हो गया, डोंट वरी। अब चलते हैं, चलो तो ये है तुम्हारा टेरिक, ठीक है, ये है टेरिक। चलो तब आर्टिकल 36 और 37 तो याद रखना, 36 में क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और 37 में क्या है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या से बात हुई थी, वेलफेयर, डीपीएसपी में क्या लिखा है, लोगों का कल्याण करना। तो चलो
सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है काम, कल्याण करना। तो किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, किसी ने तो कल्याण, लोगों को कल्याण करने के लिए किसी ने तो सबसे पहले अपना कदम रखा होगा। तो किसने रखा था, चलो किसने अपना सबसे पहले कदम रखा था कल्याण करने के लिए लोगों का, एलडीसी, एक लोअर डिवीजन क्लर्क का आदमी था, लोअर डिवीजन क्लर्क का आदमी था, जो कि काम करता था पीएचसी में, प्राइवेट हेल्थ सेंटर में काम करता था। ठीक है, वेलफेयर आ जाएगा 38, 39, पूरा 39 था ये, आर्टिकल लिखते जाते हैं। तो किसी ने स्टार्ट किया वेलफेयर का काम, कौन किया, एक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का आदमी था, जो कि काम करता था पब्लिक हेल्थ सेंटर में। सबसे पहले उसने सोचा कि कल्याण करने से सबसे पहले क्या करो, लोगों का जो झगड़ा वगड़ा डिस्प्यूट जो हो रहा है उसको सबसे पहले शांति करो, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, लोगों का कल्याण कर पाऊंगा। पहले तो झगड़े ओड़े इतने सारे, पर उसको तो मैं शांत करूँ। तो इसके लिए उसने क्या किया, फ्री लीगल एड सबको दिया। ठीक है, ऐसे स्टोरी याद करो। उसने सबको मतलब झगड़ा खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने फ्री लीगल एड दिया सबको। फिर सब झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया, तो फिर फ्री लीगल एड किस में है, 39A में। झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया, तो अब सब बोला कि चलो झगड़ा खत्म हो गया, तो अब काम की बातें किया जाए। मतलब अब चलो बैठो, अब सब साथ में मिलके, झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया तुम लोग का, अब सब साथ में मिलके बैठो, अब हम लोग कुछ सोचेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है आगे। तो कुछ सोचने के लिए एक पंचायत बनाया गया। ठीक है, देखो झगड़ा खत्म हो गया, अब सब सोचेंगे बैठ के, तो सोचने के लिए एक पंचायत बनाया गया। पंचायत आर्टिकल 40, पंचायत बनाया गया। तो सबसे पहले उसमें से क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे पहले लोगों को काम दो, सबसे पहले लोगों को काम दो, तभी तो वो बीजी भी जो भी रहेंगे, सबसे पहले लोगों को काम दो। तो काम किस में था, किसमें था, आर्टिकल 41 में, है ना। तो सबसे पहले लोगों को काम दो, तो काम तो मिल गया। तो अब वो सोचे, जो लोअर डिवीजन क्लर्क वाले आदमी, तो अब सोचे कि काम तो मिल गया, लेकिन जब तक अच्छे से मतलब उनको जगह नहीं मिलेगा काम करने के लिए, वो लोग कैसे करेंगे काम। अच्छा सा जगह भी तो चाहिए काम करने के लिए, ऐसे कुछ भी कूड़ा कचरा में तो काम नहीं करवा सकते ना। तो सब फिर लाया कि चलो अब कंडीशन को ठीक करते हैं, जो जो यहाँ पे जहाँ पे काम करते हैं उस कंडीशन को ठीक करते हैं। तो फिर आया ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन आर्टिकल 42। अब कंडीशन ठीक हो गया, तो अब सोचिए कंडीशन तो ठीक हो गया, क्या पता मैं चला जाऊँ, ये सबको ऐसा सब कुछ मतलब कल्याण वगैरह करके, मतलब जो भी है मैं चला जाऊँ, क्या पता इन लोगों को पैसा वैसा देना बंद कर दे ये लोग का मालिक। तो मुझे सैलरी वगैरह फिक्स करके जाना चाहिए कि कितना किसको कितना पैसा मिलेगा, मुझे सैलरी वगैरह फिक्स करना है। तो फिर वेग आया, वेग आया सैलरी वगैरह में 43। फिर सोचा कि अब मैं सैलरी वगैरह फिक्स तो कर दिया हूँ, अगर अब मैं जाता हूँ तो क्या होगा, और अगर पीछे से इन लोग को मतलब कुछ परेशान वगैरह किया तो फिर मतलब क्या होगा। तो उसने फिर किया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कि चलो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स करते हैं, जो कि इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये लोग आपस में पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई मतलब ऐसा ऐसा सोच के उसने किया। तो पार्टिसिपेट करने के लिए वर्कर्स को एक कोऑपरेटिव बनाया, कोऑपरेटिव भी याद हो गया। तो 43A 43B भी हो गया। सबसे पहले एक बार सुन, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। वेलफेयर करना है, तो किसने तो वेलफेयर करने का सबसे पहले शुरुआत किया होगा। तो किसने शुरुआत किया, एक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का आदमी था, जो कि काम करता था पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर में। तो उसने सबसे पहले क्या सोचा कि सबसे पहले जो झगड़ा वगैरह है लोगों का वो खत्म करो। तो उसने क्या किया, फ्री लीगल एड दिया सबको। ठीक है, अब झगड़ा वगैरह खत्म होगा तो सब लोग बैठ के अब बात करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि अब क्या पे काम किया जाए। तो सब बैठे बैठे बात किए, तो वो हो गया पंचायत। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले निष्कर्ष क्या निकला कि लोगों को काम दो। तो काम से हो गया वर्क, काम से हो गया वर्क। फिर क्या हुआ, काम तो दे दिया, लेकिन अब वो उन लोगों को काम करने की जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए उसने ह्यूमन कंडीशन दे दी, और उसको सोचा कि अब मैं चला जाऊंगा, क्या पता इन लोग को पैसा वैसा ना दे। तो उसने वेग फिक्स कर लिया कि ऐसा ऐसा पैसा सबको मिलना चाहिए। फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, अब मैं जाने के पहले आखिरी काम कर देता हूँ कि लोगों को पार्टिसिपेट, मतलब वर्कर्स आपस में पार्टिसिपेट करें, मैनेज सब कुछ मैनेज करने के लिए। अगर मैं ना रहूँ तो ये लोग अपने से मैनेज कर ले पार्टिसिपेट करके। तो ये आर्टिकल 43A में हो गया। फिर ये लोग कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव से कर लेना 43B तो हो गया, यहाँ तक खत्म, यहाँ तक टेरिक खत्म हो गया तुम्हारा। चलो अब 44 से आते हैं, यहाँ तक आई होप याद हो गया होगा। चलो 44 का ट्रिक ऐसा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब समान। तो ये 4 समान नहीं लग रहा है, समान क्या, समान ही है, 4 भी है समान, तो समान से समान कर लेना, तो एक जैसा है। ठीक है, 45 से अब याद करो। 45 से याद करने के लिए रुको,
45 से याद करने के लिए है। अब ये जो LDC था, गया कहाँ गया? अपने घर गया। क्यों गया? वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, तो वो गया अपने घर। ये सब यहाँ पे उसने सब कुछ कर दिया, ठीक है, यहाँ कहानी हमने बता दी है 43B तक, यहाँ सब कुछ करके उसने चला गया। अब वहाँ पर गया घर। वहाँ पे क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ाता था, एजुकेशन हो गया। किसको पढ़ाता था? SC ST और वीकर सेक्शन को। वहाँ पे जब वो गया पढ़ाने तो देखा कि अरे यहाँ तो सिर्फ SC ST कम्युनिटी वाले में सिर्फ पढ़ रहे हैं और वीकर सेक्शन वाले पढ़ रहे हैं बच्चे सिर्फ। तो और उसने देखा कि जो इसके जो पेरेंट्स है जो इन्हें पढ़ा रहे हैं वो मतलब दिन भर ऐसे क्या करते थे, दिन भर ऐसे मतलब अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं, इनको खाना भी नहीं देते हैं और दिन भर ऐसे खुद भी मतलब दारू वारू पी के पड़े रहते हैं। देखो सिर्फ याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो घर गया तो वो पढ़ाने मतलब पढ़ाता था, तो वो घर गया एजुकेशन करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो वहाँ जाके क्या दिखता है कि अरे यहाँ तो सिर्फ SC ST वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वीकर सेक्शन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ ये सोसाइटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो गया उनके पेरेंट्स के पास, तो देखा पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मतलब इनको खाना भी ढंग से नहीं दे रहे, ना खुद खा रहे हैं और दिन भर ऐसे दारू पी के सब पड़े रहते हैं। तो हो गया ये, तो 47 हो गया। अब तब उनको सोचा कि अब इनको कुछ तो देना चाहिए ना, मतलब तो यहाँ तक तो हो गया ना ये वाला कि वो गया पढ़ाने को गया, ठीक है, पढ़ाने को गया वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे काम करके पढ़ाने को गया। वहाँ पे क्या देखता है, अरे SC ST और वीकर सेक्शन के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ तो मेरे पास। फिर जाता है उनके पेरेंट्स के पास, देखता है अरे उनके पेरेंट्स भी खाना वाना मतलब इतने ढंग से भी नहीं देते हैं, खुद भी नहीं खाते हैं और दिन भर से दारू पी के सब पड़े रहते हैं, मतलब ठीक है, हो गया लिखकर। तो सोचा कि अब इनको कुछ तो देना पड़ेगा, मतलब इनसे दारू वारू छीन लेंगे तो कुछ तो इन्हें देना पड़ेगा ना, कुछ इनको पीने के लिए। तो उनको दे दिया एनिमल हस्बेंड्री का काम, मतलब एनिमल का हस्बेंड्री का काम करो, दूध निकालो पियो, मतलब ऐसा पीने के लिए कुछ दे दिया एनिमल हस्बेंड्री। और कहा कि लो हम तुम्हें एनिमल दे रहे हैं, तुम इसे काट वाट मत देना, ठीक है, तो नो स्लाउटर ऑफ काउस, ये भी लिख दिया। अब इनको सब कुछ मिल गया, इनकी लाइफ अच्छी कर दी इसने, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इनको अच्छा चीज़ पीने वीने के लिए दे दिया। तब सोचा कि चलो अब तुम लोग कुछ काम वाम कभी कर लो, आओ तुम लोग थोड़ा सफाई वगैरह भी कर लो इन्वायरमेंट की, क्या गंदा ऐसे पड़ा है, चलो इन्वायरमेंट की सफाई करो। तो इन्वायरमेंट की सफाई करवाने को कहा। तो इन्वायरमेंट या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सब कुछ कर वर लिया तो बोला चलो घर वर की सफाई करो, घर में झाड़ू वारू लगा, तो ऐसे थोड़ा इन्वायरमेंट से उसको रिलेट कर लेना। तो इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्व करना। फिर क्या कहा कि अब जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो भी रास्ते में चीज़ें दिख रही हैं, उसको रास्ते में जो भी चीज़ें दिख रही है उसको मॉन्यूमेंट्स तुम सोचो, ठीक है। तो जो भी चीज़ देख रही है उसको प्रिजर्व करो, फेंको वेको मत कुछ, ठीक है। तो उसको ऐसे सोच लो कि उसको मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना आर्टिकल 49 में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 49 को मॉन्यूमेंट्स, न मॉन्यूमेंट्स, न वाला साउंड आ रहा है, 49 न वाला साउंड आ रहा है, ऐसे भी कर लेना। 50 याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, 50 सेपरेट कर रहा है ना 50, तो 50 इसको दिया 50 इसको दिया, ऐसे करके सेपरेट कर दिया, ठीक है, ऐसे कर लेना। और लास्ट में तो याद ही करना कि सब कुछ होने के बाद, एवरीथिंग होने के बाद सब कुछ ज़िंदगी में क्या चाहिए, सबको ज़िंदगी में शांति चाहिए। तो लास्ट में क्या हुआ, शांति, ओम मंगलम शांति भगवान विष्णु, सॉरी, चलो ओम मंगलम शांति हो गया, चलो ठीक है। अब हाँ, अब कुछ ये क्या है, DPSP में ये 3 चीज़ों में ऐसा इसको बांटा गया है, इसके आर्टिकल्स को, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बांटा गया है कि सोशलिस्ट में ये होगा, गांधीयन लिबरल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ये सिर्फ सुटेबिलिटी के लिए किया गया है कि अच्छे से समझ सके, अच्छे से इसको पढ़ सके, बस इसके लिए ये चीज़ें बांटी गई है। तो इतना डीप में तो आने के चांसेस नहीं है कि आर्टिकल 39 सोशलिस्ट में है कि नहीं है। अगर तुम्हें आर्टिकल से याद है तो तुम कॉमन सेंस से भी कर लोगे कि हाँ ये सोशलिस्ट में है, क्योंकि सोशलिस्ट गांधीयन वाला आ जाएगा, लिबरल। लेकिन ये पूछ सकता है सोशलिस्ट में कितने आर्टिकल है, तो 8 है, ये सबको काउंट कर लेना, 8 है। गांधीयन में कितने हैं, 6 है, और लिबरल में कितने, 7 है। और याद करने के लिए ऐसे याद करो, GLS लेना ऐसे 6 7 8, जी में है 6, एल में है 7, सोशलिस्ट में 8, एस से 8 भी बना सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको पढ़ लेना, आर्टिकल 38 39 ए 41 42 43 40 उधर पढ़े ही हो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सेम ही आर्टिकल, यहाँ पे सिर्फ इसको डिवाइड किया गया। और अब कुछ और बातें करते हैं, चलो देखो कुछ कुछ जो DPSP है उसको अमेंडमेंट के थ्रू भी डाला गया है। जैसे कि चलो DPSP कौन कौन सा DPSP, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सा DPSP है जो अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, तो उसको देखते हैं। पहले देखते हैं कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है। तो 42nd अमेंडमेंट,
42nd अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है डीपीएसपी। कौन कौन सा? 4 है। पुअर, इसको याद करने के लिए है, पुअर वर्कर, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट। पुअर से याद करो, इसको ऐसे याद करो 42nd अमेंडमेंट से, इसको एक लाइन में, जो गरीब हैं, उन जो गरीब हैं वो क्या है, गरीब जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों से क्या करवाओ, जो भी एनवायरमेंट की सफाई करवाओ। ठीक है, याद हो जाएगा, ये लाइन तो याद हो गया। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या 4 आर्टिकल्स को किया गया था, 4 आर्टिकल्स लाया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी में। कौन कौन सा? पहले याद करो, पुअर वर्कर्स के बच्चे को क्या कराओ, इन्वायरमेंट सफाई करवाओ, ये इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो अब देखो पुअर में क्या आ जाएगा, 39A में क्या लिखा हुआ है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। किसको? पुअर लोग को ही मिलेगा ना फ्री लीगल एड, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पुअर को। वर्कर्स वाला में 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स था ना, 43A। ये सब आर्टिकल्स 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। हमने सब कुछ पढ़ लिया उधर, क्या क्या ये सब आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। चिल्ड्रेन वाला क्या था, हेल्थ, हमने ये आर्टिकल 39 में पढ़ा था ना, F वाला, ABCDEF लास्ट वाले में, कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, याद आ रहा है? तो वो ये डीपीएसपी में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इन्वायरमेंट वाला याद करो 48A में क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्व करना इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को। 48A आर्टिकल 48A में है, तो ये भी जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो याद कैसे करोगे कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, कि पुअर वर्कर्स के बच्चों से इन्वायरमेंट साफ करवाओ। ठीक है, इन्वायरमेंट साफ करवाओ, हो गया ना 4। ये तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हो गया। अब आते हैं 44th अमेंडमेंट के थ्रू। 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था, आर्टिकल 38 में आर्टिकल 38 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 44th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 38 में, इसको ऐसे याद कर सकते हो 448 वाला है। इसमें क्या किया गया था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। इसमें किया गया था कि मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, क्या, इनइक्वालिटी को, असमानता को कम करने के लिए। किस किस चीज़ों में? इनकम वाली चीज़ों में। आर्टिकल 38 में क्या है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, वेलफेयर का काम करने वाला है ना, उसी में इस चीज़ को जोड़ा गया था कि मिनिमाइज, कम करना है क्या, असमानता को, इनइक्वालिटी को। किस किस चीज़ों में? इनकम की चीज़ों में, स्टेटस की चीज़ों में, स्टेटस को गरीब कोई अमीर, ये वाला स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ों में इनइक्वालिटी जो होती है, असमानता जो होती है, उसको कम करना है। ये चीज़ आर्टिकल 38 में जोड़ा गया था बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक है, वो सब नहीं आएगा, क्या क्या किया गया था ये आ सकता है। आर्टिकल 38 में जो जोड़ा गया था वो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है, या फिर 44th अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल जोड़ा गया था, ऐसे आ सकता है। एक चीज़ और है 86th अमेंडमेंट, ये तो हमने कल भी देखा था। 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया था। इसमें क्या था, एजुकेशन को किया गया था, राइट टू एजुकेशन किया गया था ना आर्टिकल 21A में। और कितने साल के बच्चों तक, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक क्या किया गया था। तो अभी ये तो 21A वाला में हो गया, ये तो फंडामेंटल राइट, एक तो फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, ये तो फंडामेंटल राइट वाला हो गया। अब ये आर्टिकल 45 में जो लिखा हुआ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो डीपीएसपी में क्या किया गया था, तो इसमें ये किया गया था कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को, जो बच्चे हैं जो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले, उनको मतलब फ्री एजुकेशन मिले, अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को। ये आर्टिकल 45 में इसको जो ऐड किया गया था, जोड़ा गया था इसको, ठीक है। 86th अमेंडमेंट से दोनों याद रखना, एक तो इसको फंडामेंटल राइट में भी किया गया आर्टिकल 21A, और डीपीएसपी में क्या किया गया आर्टिकल 45 में उसको किया गया कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, जैसे कि आंगनबाड़ी ये सब जो होता है वो सब वाला, ठीक है।
तीनों तीनों जो अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 86th अमेंडमेंट, तीनों को याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट, ये आया था 2011 में। अमेंडमेंट आया था 2011 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2012 में। तो अमेंडमेंट आया था 2011 में। इसमें कौन सा आर्टिकल है? 43B। 43B क्या था? प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स। अब एक चीज़ और, आर्टिकल 19 का याद करो। आर्टिकल 19 का 1 में क्या, आर्टिकल 19 का 1 नहीं सॉरी, आर्टिकल 19 का C में क्या था? क्या करना है? फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव्स। वर्ड कोऑपरेटिव्स को सोचो, यहाँ वर्ड कोऑपरेटिव और इसमें भी कोऑपरेटिव। आर्टिकल 19 के C में भी कोऑपरेटिव था, आर्टिकल 43 के B में भी क्या है? प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स। तो इसको बस इतना याद करो, कहीं पे भी कोऑपरेटिव वाला आ जाएगा कि कोऑपरेटिव जो वर्ड है, जो कीवर्ड इसको पकड़ना। ये जो लाया गया है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है? तो आंख बंद करके 97th अमेंडमेंट लगा देना। ठीक है, ठीक है, हो गया। 43rd बी में भी जो किया गया है, कोऑपरेटिव्स को जो अमेंड किया गया है वो 97th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। और 19C में भी कोऑपरेटिव जो है वो 97th अमेंडमेंट के थ्रू ही लाया गया। तो कोऑपरेटिव वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा। ये कहाँ से कैसे लाया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया? तो 97th अमेंडमेंट, जो कि हुआ 2011 में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2012 में। ओके, तो चलो अब आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP। तो क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, फंडामेंटल राइट और DPSP में के बीच में एकदम युद्ध हो गया, एकदम लड़ाई वगैरह हो गया। एकदम इधर से ये 47 ले लिया, उधर से वो एकदम बम वगैरह लेके बैठ गया। चलो अब रणभूमि में अब लड़ाई करते हैं, कौन ऊपर कौन नीचे, आज तो तय होकर ही रहेगा। ठीक है, ये लोग चल गए एकदम लड़ाई करने, एकदम कि आज जो हो जाए आड़ चाहे पार। ठीक है, तो फिर लड़ाई जब हो रही थी तो कोई शांत करवाने आया, कोई बीच में एक होता है शांत करवाने वाला वो। तो 1951 में चंपाकम दोराई राजन थे। वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, कुछ तो सुलझाओ, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हो। तो 1951 की बात है ये। तो चंपाकम दोराई राजन, मैं बोल रही हूँ, बस क्लियरली इसको लिख लेना। तो इसको चंपाकम दोराई राजन गए सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए इस केस को क्या बोलते हैं? चंपाकम दोराई राजन केस। ठीक है, तो ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा 1951 वाले केस में कि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर भी लड़ाई बंद नहीं हुई, तो फिर हुआ। तो फिर कब हुआ? 1967 में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस लिया, मतलब एक और केस लिया सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या था? गोलकनाथ केस। जब लड़ाई शांत नहीं हुई तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक फैसला सुनाया। उसमें क्या लिखा? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल। पहले वाले में कह दिया कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल। जब 1967 में जब ये फिर से मतलब सब तो हो ही रहा था, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुआ सब कुछ, गोलकनाथ केस आया। तो उसमें क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल। का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट को अब अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब अमेंड कौन करता है? पार्लियामेंट। तो क्या कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट। तुम इसको अमेंड भी मत कर देना, तुम इसको आसपास भी मत आ जाना, छूट भी मत देना। मैंने कह दिया फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल। तो अब पार्लियामेंट जो था उसको आ गया गुस्सा जब ये सब सुना। तो अब ऐसे कैसे तुम कह दिए भाई फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर सकते, तुम तो एकदम ऐसा मेरा एकदम क्या कहते हैं, मेरा काम धंधा ही तुम छीन लिए। तो जो पार्लियामेंट था वो बोला कि अब हम बताते हैं तुम्हें। तो पार्लियामेंट ने फिर पास की क्या, पार्लियामेंट ने क्या लॉ पास की कि पार्लियामेंट हैज पावर टू एब्रोगेट और टेक अवे फंडामेंटल राइट। तो क्या बोलता है पार्लियामेंट गुस्से में क्या बोलता है कि देखो बात ऐसा है कि हम खुद को ऐसा लॉ हम बना रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एब्रोगेट, मतलब छीनने के लिए या फिर टेक अवे करने के लिए फंडामेंटल राइट को। तो तुम जो कह रहे हो कि अमेंड नहीं कर सकते ना, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम अपने आप को पावर दे रहे हैं कि मेरे पास पावर है कि मैं फंडामेंटल राइट को छीन सकता हूँ। ये तो मैं ये कहा, अब मैं तुम्हें छीन कर दिखाता हूँ।
अब तो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं छीन सकता हूँ, मैं तुम्हें छीन के भी दिखाता हूँ। तो फिर 25th अमेंडमेंट लाया वो। 25th अमेंडमेंट में बोला कि सुनो, पहली बात तो ये कि जो आर्टिकल 39 बी और सी है, क्या है आर्टिकल 39 में, याद है? LDC, LD से D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और C से नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये LDC जो आर्टिकल 39 बी और सी है, ये आर्टिकल 14 और 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, इससे ऊपर रहेगा। ठीक है, मैं आर्टिकल 39 बी और सी में कुछ भी करूं, मतलब उसमें अमेंड करूं, कुछ भी करूं, तो आर्टिकल 14 और 19 बीच में अड़ंगा नहीं डालेगा। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि DPSP जो है आर्टिकल 39 और 39 बी और सी फंडामेंटल राइट 14 और 19 से ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो ये कब की बात हो रही है, 1967 की। और राइट टू प्रॉपर्टी कब हटी थी? 19 कब हटी थी? 78 में। ठीक है, तो ये तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी हटने के पहले है। तो उसी में उस वक्त क्या मतलब, अगर उस वक्त तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसा जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी बोला कि तुम्हारा इतना प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो उस वक्त उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है ना। तो वही उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं सब प्रॉपर्टी वगैरह मैं ले सकता हूँ। राइट ऑफ प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट है, मैं उसको वॉलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आर्टिकल 39 और 39 बी और सी के तहत मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि DPSP को ये ऊंचा दिखा रहा है, आर्टिकल 14 और 19 को नीचे दिखा रहा है। तो ये इसने बोल दिया। ठीक है, पार्लियामेंट इसने बोल दिया। और एक चीज़, ये तो एक चीज़ बोलता, आप दूसरा सुनो। तुम तो एक ही सुने हो, अभी दूसरा सुनो। तुमने कंटिन्यू तुम 2 पे 2 तुमने केसेस लिए हैं, तो अब मेरी भी सुनो। तो उसने दूसरी क्या बोला कि कोर्ट कैन नॉट रिव्यू ऑन दिस, कोर्ट कैन नॉट रिव्यू। तो कोर्ट कैन नॉट रिव्यू, देखो लिख लेना, सेकंड वाले में पॉइंट में लिख लेना, ये सब बस सुन लो। कोर्ट कैन नॉट रिव्यू, तो क्या कि ये जो मैं ऊपर ये जो लिखा 39 बी और 39 सी में मैं कुछ करूँगा तो 14 और 19 आर्टिकल अरंगा नहीं डालेगी। और दूसरे बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। मतलब तुम इसको नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट कि ये मैं इसको हटा रहा हूँ। आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू है ना, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कोई लॉ बनेगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू करेगी कि वो सही है कि नहीं। अगर वो सही रहता है उसको ठीक है, नहीं रहता है उसको नल एंड वॉइड कर देती है। तो कह रहा है कि तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ये जो मैं करूँगा आर्टिकल 39 बी और सी में कुछ करूँगा तो तुम जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो इसने बोल दिया। तो अब इतना सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई सुनो, ऐसा है 1973 में क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस, ये तो सबको पता होगा, केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में केशवानंद भारती केस, इसमें 13 जज का बेंच बैठा था, 13 जज का बेंच। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो बात ऐसा है, ये जो 25 का जो 1 अमेंडमेंट 25 के 1 में जो तुमने कहा वो तो मैं मान लेता हूँ। क्या कहा था उसने कि आर्टिकल 39 और 39 बी और सी में मैं कुछ मतलब अमेंडमेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा जो 14 और 19 के ऊपर रहेगा। आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रहेगा, मतलब 14 और 19 अड़ंगा नहीं डालेगी। तो ये तो मैं तुम्हारा मान रहा हूँ, ठीक है। और जो तुमने 24th अमेंडमेंट की थी उसमें क्या की थी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, वो भी तुम्हें मैं बात मान रहा हूँ। लेकिन ये जो आर्टिकल नहीं, ये जो अमेंडमेंट 25 के 2 में तुमने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हम, ये मैं नहीं मानूंगा। जुडिशियल रिव्यू तुम हमारा कैसे छीन सकते हो, ये मैं नहीं मानूंगा। और उसमें फिर उसने क्या किया कि अब उसने फिर बेसिक, और फिर उसने केशवानंद भारती केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम कर सकते हो, तुम कुछ लॉ बना सकते हो, फंडामेंटल राइट को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तुम्हें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तुम्हें वॉयलेट नहीं करना है, उसको हाथ मत लगाना। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तो तुम हाथ मत लगा देना, उसको वॉयलेट मत करना, उसको दिमाग में ध्यान में रख के ही कुछ करना। तुम उससे अगर परे को तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। उसने पार्लियामेंट को ऐसा बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना, जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको एकदम सुंदर सा सजा के ही रखना है, उसको बिल्कुल परेशान नहीं करना है। आप पूछोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होंगी,
कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को मन करेगा तो बेसिक स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू जो मना किया था पार्लियामेंट में, अभी मना किया था ना 25th अमेंडमेंट के थ्रू कि तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो वो बेसिक मतलब अब बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है, तो अब तुम उसमें कुछ अड़ंगा नहीं लगा सकते हो, तुम उसको बोल भी नहीं सकते कि मैं जुडिशियल रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या तुम्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी बात को वो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डाल देगा, और एक तरीके से इसने कवच बना लिया अपना। उसको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगा तो बोल देगा आज से मैं इसे बेसिक स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते दिक्कत, ठीक है। तो इन फ्यूचर उसको कुछ ऐसा लगा कि पार्लियामेंट इसको बोल रही है कि नहीं यही होगा यही होगा यही चीज़ होगा, और सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी पार्लियामेंट नहीं सुन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि ये नहीं होगा और ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट उसको छू भी नहीं सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाना है, उसको दिक्कत उसको वॉयलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कौन तय करता है बेसिक स्ट्रक्चर? सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, और ये अच्छी बात है ऐसा किया गया जो, तो मैक्सिमम अच्छी बात है ये, वरना गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगी, ठीक है। ऐसा कहा इसने ये केशवानंद भारती केस में, तो पार्लियामेंट का जो पारा था गुस्सा था वो और एकदम सातवें आसमान पे चला गया। तो अब पार्लियामेंट में क्या कहता है कि देखो पहले तो हम तुमको खाली 39B और C हम कहे थे कि ऊपर रहेगा, ये जो DPSP वाला आर्टिकल है 39B और C ये ऊपर रहेगा, फंडामेंटल राइट 14 और 19 से। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सारा DPSP जो है ऑल DPSP सारा DPSP ऊपर रहेगा आर्टिकल 14 और 19 से, सारा DPSP। पहले तो मैं दो ही को कह रहा था, अब तुमने हमको ऐसा मजबूर कर दिया, मतलब हमको ऐसा तुम कमज़ोर समझ लिया, तो चलो अब सारा DPSP ऊपर रहेगा आर्टिकल 14 और 19 से। तो फिर आता है आखिरी में क्या आता है, मिनरेवा मिल्केस, ये कब आता है 1980 में, ठीक है। इस ऊपर वाला का डेट पता था ना, गोलकनाथ का 1967 में आता है, और केशवानंद भारती केस 1973, मिनरेवा मिल्केस 1980। इसमें क्या हुआ मिनरेवा मिल्केस में, कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फाउंड किया गया है ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल और DPSP। इसमें क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट और DPSP को इसमें बराबर कर दिया गया। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में एक बैलेंस बन के चलेगा, मतलब अब दोनों बराबर होंगे, दोनों को इक्वल रहेंगे, दोनों एक बैलेंस के रूप में चलेंगे। अब कोई लड़ाई झगड़ा बंद करो एकदम, और कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, दोनों बराबर हो गए तुम दोनों, ठीक है, और दोनों के बीच में बैलेंस बना के चला जाएगा। तो ये मिनरेवा मिल्केस में आखिरी में कहा गया, और फिर हुई लड़ाई समाप्त, ठीक, लड़ाई हो गई समाप्त यहाँ से। चलो ये इसमें से तुम क्या कर सकते हो, इसमें जो केसेस हमने बताया है, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इसका डेट याद रखना कि सब कौन से डेट में है, केशवानंद, गोलकनाथ और ये मिनरेवा मिल्केस, इस सब का डेट याद रखना। ये 25th 24th अमेंडमेंट ये सब ज़रूरी नहीं है ये सब, लेकिन ये केसेस वगैरह का डेट याद रखना, और ये सब चीज़ याद रखना कि गोलकनाथ में क्या कहा गया था, फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल, ये कहा गया था। और केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना, ये कहा गया था। मिनरेवा मिल केस में फंडामेंटल राइट और DPSP को इक्वल बैलेंस कर दिया गया। ये सब चीज़ें, ये बस इन 3-4 पॉइंट अभी जो हम बोले उसको बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये DPS फंडामेंटल राइट पर क्यों बोल रही हूँ मैं, DPSP खत्म हो चुका है आज, और कल हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ज़्यादा नहीं है, वो एक आर्टिकल है 51A, ठीक है, वो बहुत तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। और आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लेना, और ठीक है आई विल रिप्लाई देयर। और ठीक है, और हाँ PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे, ये हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है, लाइक तो कर ही देना अगर समझ में आ गया होगा तो, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कर देना। चलो ठीक है, सब्सक्राइब और एवरीथिंग वो तो आप खुद ही कर दोगे, ठीक है।
चलो, थैंक यू।